जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी जब हम स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि कस्टमर को अट्रैक्शन के लिए पूरा का पूरा जो मार्केटिंग मिक्स है कस्टमर की अट्रैक्शन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन उन मार्केटिंग मिक्स में भी अगर हम पर्टिकुलरली कुछ अगर एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करना चाहें, उसमें हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज और हमारी जो प्राइसिंग है वो एक मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोडक्ट की जो स्ट्रेटजीज थी वो हमने लास्ट चैप्टर में और मल्टीपल लेक्चर्स में हमने उसको कवर कर लिया था। आज जो है हमने अपना सर्विसेज वाला जो पोर्शन है, जो कि अनदर अट्रैक्शन फॉर आवर कस्टमर, वो हमने जो है डिस्कस करना स्टार्ट करना है। हमने इसको भी हम होपफुली 2 लेक्चर्स के अंदर, एटलीस्ट 2 लेक्चर के अंदर हम लोग इसको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर में हमने देखना है कि जी क्लासिफिकेशंस क्या हैं सर्विसेज की, उसके बाद न्यू सर्विसेज रियलिटीज़ हैं, ठीक है। सर्विसेज के अंदर हम लोग एक्सीलेंस कैसे लेके आ सकते हैं, सर्विस क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हाउ कैन गुड मार्केटर्स इम्प्रूव कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के, जो ऐसे लोग जो कि गुड्स का बिजनेस करते हैं वो अपने जो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं उनको कैसे जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सर्विस से पहले आप सब लोगों को आइडिया होगा या आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि व्हाट इज सर्विस। सर्विस इज एनी एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर, ठीक है। दैट इज एसेंशियली एंड इंटेंजिबल, ठीक है। कोई भी कोई एक पार्टी जब भी दूसरी पार्टी को कोई भी एक एक्ट करती है दूसरी पार्टी के लिए, और उस एक्ट करने का जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि उसकी कोई दूसरी पार्टी जिसके लिए वो एक्ट किया जा रहा है उसको कोई ना कोई जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी हो, कोई ना कोई उसकी नीड पूरी हो, कोई ना कोई उसकी ख्वाहिश पूरी हो, ठीक है। इट्स प्रोडक्शन में नॉट टू बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। वो जो एक्ट आप कर रहे हैं, वो जो एक्ट है उसके नतीजे में जो भी उसकी आउटपुट है, उस आउटपुट जो है उसकी ऑनरशिप नहीं है किसी के पास भी, ठीक है। इसमें ऑनरशिप की ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये भी सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और साथ साथ इसका ये है कि समटाइम वो एक्ट परफॉर्म करने के लिए आपको किसी फिजिकल गुड्स की या प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, और समटाइम आपको किसी फिजिकल प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है आपको, ठीक है। ये सर्विस की डेफिनेशन है। अच्छा, सर्विसेज का जो स्कोप है पिछले कोई 25 से 30 साल के अंदर सर्विसेज का स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इससे पहले भी था, लेकिन सर्विस के अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आया, जो ड्रास्टिक एक अपलिफ्ट आई है, वो पिछले 25 से 30 कह लें या 35 साल इस दौरान में आई है। इससे पहले जो है सर्विसेज सेक्टर जो है उनका इतना ज़्यादा उनकी ग्रोथ नहीं थी, उनका मार्केट में ज़्यादा पोटेंशियल नहीं था। उससे पहले से जो टेंजिबल आइटम्स थी, जो मेरे गुड्स थी, उन्हीं का जो है मार्केट के अंदर ज़्यादा लेन देन था। लेकिन आप आज देख लें, आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनमें भी डिफरेंट किस्म की सर्विसेज परफॉर्म भी की जा रही होती हैं, और गवर्नमेंट को डिफरेंट किस्म की सर्विसेज चाहिए भी होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपकी जो गवर्नमेंट है वो करती है, सेंसस करते हैं, मरदमशुमारी करती है, ठीक है। तो मरदमशुमारी करने के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, वो जो डाटा कलेक्शन है, वो डाटा कलेक्शन वो एक सर्विस है। वो समटाइम जो है बल्कि अक्सर का तो उनके अपने जो सरकारी मुलाजम हैं वही करते हैं, लेकिन कुछ ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के कुछ ऐसी भी रिसर्चेज होती हैं जो कि किसी प्राइवेट पार्टीज जो हैं उनसे जो है ना वो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं उनसे वो सर्विसेज करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट को और भी कुछ सर्विसेज रिक्वायर होती हैं। कौन सर्विसेज रिक्वायर होती हैं? एम्प्लॉय ट्रेनिंग की सर्विसेज रिक्वायर होती है। इसके अलावा प्राइवेट और या जो नॉन प्रॉफिट हैं उनको भी सर्विसेज रिक्वायर होती हैं, जब चाहे वो जैसे ये नॉन प्रॉफिट और बिजनेस दोनों के लिए जो है ना ये तकरीबन सेम तरह की इसमें एप्लीकेशन है। वो ये है कि जी अब आपने अपने सिस्टम डिज़ाइन करने होते हैं, आपने आपने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके एनालिसिस करवाने होते हैं। अगर आप यू आर नॉट एक्सपर्ट इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो जो है ना आप किसी अकाउंटेंट को या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप लोग उनको हायर करते हैं, ताकि आपको वो एक तो एनालिसिस भी करके देते हैं और एनालिसिस की बेस पर रिकमेंडेशन भी करके देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग साइट पे चले जाएं, तो मैन्युफैक्चरिंग साइट पे आपको जो है ना समटाइम मेंटेनेंस की सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड की जाती हैं। समटाइम आपको, अगर मैं फॉर एग्जांपल वो बात करने लगा था इसकी एक पर्टिकुलर बिजनेस की या सरकारी इदारे की एग्जांपल मेरे जहन में आ गई थी। यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स के लिए, फैकल्टी के लिए या कॉलेजेस में भी
फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें फैकल्टी के डिफरेंट स्किल्स को जो है ना वो बेहतर करने के लिए ट्रेनर्स जो हैं वो हायर किए जाते हैं। समटाइम उनकी रिसर्च स्किल्स को बेहतर करने के लिए आते हैं, समटाइम कोई नया सेटअप अगर या नई कोई आपने मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने मुतारफ़ करवाई है, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए जो है ना फैकल्टी को या जो एडमिन स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा रिटेल में डिफरेंट किस्म की जो है वो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक आपके जो रिटेलर है, आप रिटेलर को ट्रेन करते हैं। जैसे जब ये आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनीज हैं इन्होंने अपनी जो मोबाइल की सिम्स हैं इनको बायोमेट्रिक का जो ट्रेंड आया कि सारी सिम्स अपनी बायोमेट्रिक करवाएं, तो तब डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस थे, वो कुछ टैबलेट की फॉर्म में थे, टैब्स की फॉर्म में, कुछ एक और उनका अपना स्पेसिफिक मैकेनिज्म था। वो उस फॉर्म में जो है रिटेलर्स के पास भी रख दिया कि जी आप इनको यूज़ करते हो, जो कस्टमर्स आपके पास आएंगे आप इनके बायोमेट्रिक जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। और वो जितने भी वो सॉफ्टवेयर हैं उन सॉफ्टवेयर्स को भी किसी ना उन रिटेलर्स को किसी ना किसी हद तक चाहे बहुत मिनिमम लेवल की ट्रेनिंग जो है वो दी गई है, चाहे वो उनको बुला के अपने पास किसी फ्रेंचाइज पे दी गई है या उनको जो है उन्हीं की शॉप पे आके कोई कंपनी का नुमाइंदा जो ट्रेनिंग दी गई है। सर्विसेज जो है वो हर जगह पे जो है ना सर्विसेज हैं। ऐसे बिजनेसमैन हम आगे बढ़ेंगे भी जो कि गुड्स का बिजनेस करते हैं उनको भी ना किसी हद तक सर्विसेज के साथ उनका पाला लाजमी पड़ता है। तो इट मीन्स कि हम लोग जो है अपनी जो सर्विसेज वाली जो साइड है वी कैन नॉट इग्नोर इट। ठीक है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते और हमें इसके ऊपर प्रॉपर काम करना पड़ेगा, काम करना चाहिए इफ़ वी वांट कि हम अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, मार्केट लीडर बनना है, तो हमें उसके लिए सर्विसेज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ओके, ये कुछ आपकी सर्विस मिक्स की कैटेगरीज हैं, यानी कि सर्विसेज जो है किस हद तक जो है या इसमें कितने क्लासिफिकेशन हैं या कैटेगरीज हैं वो हैं, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला तो है प्योर टेंजिबल गुड्स, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई भी इंटेंजिबिलिटी नहीं है। ये कह लें कि लोएस्ट जो पार्ट ऑफ सर्विस है, ये कह लें कि ये सर्विस के खाते में तकरीबन काउंट होती ही नहीं है। जैसे आपने बबल परचेज की है, आपने कैंडी परचेज की है, आपने जो है ना वो बाइक परचेज की है, मतलब जो परचेज करने की हद तक जो है वो है जो प्रोडक्ट है। अगर ऐसी प्रोडक्ट जिसके साथ कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके साथ किसी किस्म की कोई सर्विस अटैच नहीं है, आपने बबल है, बबल ली आपने आपने यूज़ करके आपने जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया, इसमें किसी किस्म की सर्विस का लेना देना नहीं है। कैंडी परचेज की, कैंडी परचेज करके आपने उसको खा लिया, उसमें किसी सर्विस का लेना देना नहीं है। ऐसी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं वो प्योर टेंजिबल गुड्स होती हैं। उसके बाद आती है हमारे पास गुड विद अकम्पनिंग सर्विसेज, गुड विद अकम्पनिंग सर्विसेज। ठीक है, ये बेसिकली ये चीज़ है कि बेसिकली जो आप कोई फिजिकल आइटम, कोई टेंजिबल आइटम आप परचेज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ सर्विसेज मुंसलिक होती हैं, किसी एक लिमिटेड हद तक सर्विसेज मुंसलिक होती हैं। जैसे आप आपने गाड़ी परचेज की तो गाड़ी को पता है कि अगर आपने गाड़ी परचेज की है तो आपको तकरीबन 3000 से 5000 किलोमीटर के बाद आपको उसका ऑयल चेंज करवाना है, आपको उसके जो है ना वो ट्यूनिंग करवानी है, आप उसका फिल्टर चेंज करवाना है। और वो जो ऑयल चेंज करने करने का जो प्रोसेस है वो भी तो एक सर्विस है। वो जो ट्यूनिंग कर रहा है, जो हल्की फुल्की अगर कोई कमी पेशी है गाड़ी के अंदर, वो उनको कोई लूज होगी कोई चीज़ उसको टाइट कर रहा है, वो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है ना। बेसिकली एक टेंजिबल प्रोडक्ट आपने परचेज की, गाड़ी या बाइक या कोई भी ऐसी चीज़, उसके साथ उसकी जो मेंटेनेंस की जो सर्विसेज हैं वो इस एग्जाम्पल में आएंगी। उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड, आपके जो है ना वो इसमें सर्विसेज हैं, ये कैटेगरी है। हाइब्रिड में ये चीज़ आती है, जैसे इसकी एग्जांपल अगर आपको मैं दूं कि इसमें जो टेंजिबल और इनटेंजिबल जो पार्ट ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो टेंजिबल पार्ट है, प्रोडक्ट का जो इनटेंजिबल पार्ट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक चीज़ के ऊपर भी अगर थोड़ा सा बहुत गड़बड़ हो तो आपका ओवरऑल प्रोडक्ट जो है या बिजनेस आपका जो है ना वो फेलिंग की तरफ चला जाएगा। इसकी एग्जांपल है आपके रेस्टोरेंट, सबसे अच्छे एग्जांपल हैं। अब रेस्टोरेंट्स का जो टेस्ट है वो भी मैटर करता है। ठीक है कि जी खाने का जो टेस्ट कैसा है ये भी मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी सर्विसेज हैं कि आपकी डिलीवरी का टाइम कितना है, कि वहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं अगर रेस्टोरेंट में आप लेके गए हैं साथ, लेकिन वो आपको ऑर्डर बनाते बनाते उन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया या 2 घंटा लगा दिया, इसका मतलब है उनकी जो सर्विस वाला पार्ट है, जो इंटेंजिबल पार्ट है, वो जो है ना उनका इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना वहाँ पे जो भी मुतलका सर्विस उनका जो है, जो वेटर्स हैं उनका एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, खाना अच्छा हो भी तो एटीट्यूड अच्छा नहीं, तो उसका मतलब कस्टमर को भाई ये क्या बात हुई।
ठीक है, मतलब क्या बोलने का मसला हो सकता है या कोई और इशू हो सकता है। इसके अलावा दूसरा पार्ट, दूसरी साइड ये है कि खाना बनाओ तो फटाफट लिया, लेकिन वो अच्छे तरीके से पका नहीं, कच्चा खाना है अंदर। इसका मतलब है कि जो टेंजिबल आइटम है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो इनटेंजिबल जो पार्ट है प्रोडक्ट का वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी जो हमारी कैटेगरी है इसको हम लोग बोलते हैं हमारे हाइब्रिड है। हाइब्रिड का लफ्ज़ी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग। जैसे हाइब्रिड कार्स होती हैं, उसमें जो है ना आपका वो इलेक्ट्रिक पार्ट से भी चलती हैं और साथ साथ आपके जो है ना वो फ्यूल जो है पेट्रोल वगैरह से भी चलती हैं, इसलिए उसको हाइब्रिड बोलते हैं। सर्विसेज विद कंपनी गुड कंपनाइंग गुड्स, बेसिकली ये चीज़ है इसमें ऐसी प्रोडक्ट्स में जो मेजर पार्ट आपकी सर्विसेज का होता है, इंटेंजिबल पार्ट का होता है, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ टेंजिबल जो चीज़ें हैं वो भी उसके साथ साथ मुंसलिक होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि अगर आप किसी जाते हैं, फीमेल्स किसी पार्लर पर जाती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने लेट से तैयार होना किसी फंक्शन के लिए, किसी पार्टी के लिए वगैरह, तो जो वहाँ पे ब्यूटिशियन है, वो ब्यूटिशियन अगर उनको जो भी उनकी वो क्या बोलते हैं बेस बेस बोलते हैं शायद, ऐसे कुछ जो भी चीज़ें हैं वो लगाते लगाते उनका जो ब्रश है, वो ब्रश जो यूज़ कर रहे हैं, वो ब्रश अगर वो उसके जो आगे जो हेयर्स हैं, मेरे ख्याल से हेयर ही बोलते हैं उनको टेक्निकली भी, अगर वो थोड़े ज़्यादा सख्त हैं, हो सकता है वो आपकी स्किन पे रैशेस जो है वो रैशेस की रीज़न बन सकते हैं। अब वो ब्यूटिशियन जितनी भी अच्छी ब्यूटिशियन है, उसको जितना भी आपकी स्किन के बारे में ना हुआ है, लेकिन जो साथ में मुतल्लिका जो गुड्स हैं, अगर वो गुड्स वो अच्छी नहीं यूज़ कर रही वो, ठीक है, इसका मतलब है कि जी आपको आपके लिए वहाँ पे जो है ना वो होगा, मसला होगा, और आप जो है वो डिससेटिस्फाइड होंगे उसके ओवरऑल प्रोडक्ट से। ठीक है, अभी सर्विस है, इस सर्विस में साथ साथ गुड्स भी मैटर करते हैं, लेकिन मेजर पार्ट उसमें सर्विस का ही है कि जी वो जो है, जिस तरह अक्सर जाते हैं ना लड़के जब तैयार होने जाते हैं अपनी शादियों पे, तो वहाँ पे होता है कि वो चंगा वाला बंदा जाता है, वो उसको सुर्ख रंग लगा लगा के ना उसको बंदर बना के बाहर से निकालते, वहाँ से निकालते हैं अपने जो है अपने उससे। हाँ, तो वहाँ से अपने जो ब्यूटी सलून है वहाँ पे जो है ना, वहाँ से लड़कों को जो है ना अजीब गरीब से मखलूक बना के वहाँ से निकाल देते हैं। अब वहाँ पे हो सकता है उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हों, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनकी कैपेसिटी है, उनकी जो एक्सपर्टीज है वो इतनी नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जो लास्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो आ जाती है वो प्योर सर्विसेज। प्योर सर्विसेज जो है वो ऐसी हमारी प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई भी आपके पास जो है आप फिजिकल या टेंजिबल आइटम आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर रहे, या उसमें उसका लेन देन नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सर्विसेज। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको फिजिकली कोई किताब नहीं दे रहा, मतलब आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा खुद से फिजिकली, जो है मैं आपको जो है ना कोई खाना नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपके माइंड के अंदर आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करने और अंडरस्टैंड करने के अंदर जो है ना हेल्प आउट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इस तरह की जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सर्विसेज। सर्विस की जैसे हमने अभी कुछ कैटेगरीज पढ़ी, आगे सर्विस की डिफरेंट किस्म की डिस्टिंक्शंस हैं कि सर्विसेज किस किस किस्म की होती हैं। कुछ हमारी सर्विसेज होती हैं वो इक्विपमेंट बेस्ड होती हैं, और कुछ हमारी सर्विसेज होती हैं वो पीपल बेस्ड होती हैं। यानी कि कुछ सर्विसेज का इन्हिसार जो है वो आलात के ऊपर होता है, मशीनरी के ऊपर होता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के ऊपर होता है, और कुछ हमारी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं उनका इन्हिसार जो है इंसानों के ऊपर होता है। जैसे अब ऑटोमेटिक कार वॉश का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। उसमें ये होता है कि आप जो है एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, सर्विस स्टेशन के ऊपर अपनी गाड़ी ले जाते हैं, आप लोग उस जो वो जो बेल्ट है उसके ऊपर अपनी गाड़ी आप चढ़ा देते हैं। वहाँ पे कोई बंदा आपकी गाड़ी को वॉश नहीं कर रहा, वहाँ पे पहले जो है वो सिर्फ पानी जो है ऑटोमेटिकली जो प्लांट वहाँ पे लगा हुआ है, वो प्लांट पहले पानी प्रेशर से जो है ना आपकी गाड़ी पे जो है ना मारता है। उसके बाद जो है ना आपको जो शैम्पू जो यूज़ किया जाता है गाड़ियों को वॉश करने के लिए, वो हर साइड से जो है ना वो उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। उसके बाद अगेन जो है वो पानी जो है ना फेंका जाता है आपकी गाड़ी के ऊपर प्रेशर से, ताकि जहाँ जहाँ पे वो शैम्पू है वो सारा का सारा जो है ना वो फ्लो कर जाए। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे वो क्या होता है कि वो आपके पास जो ब्रशेज हैं, जो कि आपकी गाड़ी के ऊपर जो पानी है उसको जो है ना खुश्क कर देते हैं। अब आप एक साइड से एंटर हुए, आपने वहाँ पे जो है ना टोकन डाला, या आपने जो कैश है वो आपने कैश वहाँ पे मशीन के अंदर डाला, अब दूसरी साइड से जो है ना गाड़ी साफ करके धुल कर निकल आई। अब ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें ना कोई किसी चीज़ की जो ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है, सिर्फ आपको गाड़ी साफ करके धुल के मिल गई है आपको। अब इस तरह की ये जो सर्विस है ये आपकी इक्विपमेंट बेस है। उसके बाद कुछ सर्विसेज ऐसी आ जाती हैं पीपल बेस्ड, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब इसमें इक्विपमेंट का लेना देना नहीं है।
अब इसमें टोटली जो है ये जो सर्विस है, ये टीचर की कैपेसिटी, टीचर की जो है कैपेबिलिटी उसके ऊपर है। अगर टीचर जो है वो उसके पास नॉलेज नहीं है या उस नॉलेज या उसको डिलीवर नहीं करना आ रहा, तो वहाँ पे आपकी सर्विस फेल हो जाएगी आपकी। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए एज ए मार्केटर कि हम जिस बिजनेस की जिस सर्विस का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, ये इक्विपमेंट बेस है या पीपल बेस है। इसमें दोनों चीज़ों का जो है ना वो इक्वल रोल है, तो ताकि हमने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा जो पॉइंट है सर्विस की डिस्टिंक्शन का, वो है कि सर्विस प्रोसेसेस की जो सर्विस आप लोग अवेल करना चाह रहे हैं कस्टमर, उसके अंदर प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से प्रोसेस हैं इसमें, जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि ऑर्डरिंग, आपने सर्विस जब ऑर्डर करनी है उसका क्या प्रोसेस है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जैसे डॉक्टर्स हैं, आपको उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, आप जाएँ तो आप जाके जो है ना चेकअप करवा सकते हैं वहाँ पे जाके अपना। ठीक है, सर्विस का जो प्रोसेस है, एक तो ये इसका जो स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ये भी इसको एक सर्विस को दूसरी से डिस्टिंक्ट करती है, अलग करती है। दूसरा जो है आपकी जो सर्विस है उसकी टेक्निकलिटीज उसके अंदर कितने इन्वॉल्व हैं। कुछ सर्विसेज होती हैं वो इतनी टेक्निकल नहीं होती। ठीक है, अब जैसे गाड़ी वॉश करनी है, ये इतनी टेक्निकल सर्विस नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर जो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, ये जो है अच्छी खासी एक जो है ना वो इसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। तो इस इसका भी जो है ना वो ख्याल करना आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी सर्विस जो है वो कितनी टेक्निकली कितनी डिस्टिंक्ट है दूसरे से। इसके बाद है क्लाइंट प्रेजेंस रिक्वायर्ड और नॉट, कि आपका जो क्लाइंट है उसकी जो प्रेजेंस है आपकी सर्विस की डिलीवरी के लिए वो रिक्वायर्ड है या नहीं है। कुछ सर्विस ऐसी होती हैं कि उसके लिए क्लाइंट का फिजिकली वहाँ पे जाना वो आपके पास सर्विस प्रोवाइडर के पास होना ज़रूरी होता है। कुछ सर्विसेज ऐसी ऐसी होती हैं जिसमें क्लाइंट का आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास फिजिकली होना ज़रूरी नहीं है। इसकी एग्जांपल है, जैसे भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपने दांतों के किसी प्रोसेस के लिए, चेक करवाने के लिए। अब तो वहाँ पे ज़ाहिर है जिसने सर्विस अवेल करनी है कस्टमर, और जिसने सर्विस प्रोवाइड करनी है डॉक्टर या डेंटिस्ट, उन दोनों का एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है उस पर इकट्ठा होना ज़रूरी है। दूसरी तरफ ऐसी सर्विसेज जिसमें क्लाइंट का वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अब मैंने अपने घर में एसी इंस्टॉल करवाना है, या मैंने अपने घर में जो है वो करवाना है एलसीडी को बड़ी इंस्टॉल करवानी है। ठीक है, अब एलसीडी प्रोडक्ट एक अलग है, लेकिन उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो अलग एक सर्विस है। अब वहाँ पे मेरा फिजिकली होना मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ यार मेरा घर है फलां कंपनी में जाके ना वो आप एसी जाके इंस्टॉल कराना, या मेरे ऑफिस में जाके एसी इंस्टॉल कराना। वहाँ पे क्लाइंट का होना लाजमी नहीं है उस सर्विस को अवेल करने के लिए। पर्सनल नीड और बिजनेस नीड, कुछ हमारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि हमारी पर्सनल नीड के लिए होती हैं। जैसे हमारे जो हेयर कट है, हमारी जो फिजिकली जो नीड की जो सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी हमारी पर्सनल नीड्स ही हैं, उसमें के खाते में आती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं बिजनेस नीड की तरफ। बिजनेस नीड में जैसे हमने अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करनी है, हमने जो है वो अपने कस्टमर की ट्रेनिंग करनी है, ये या हमने अपने कस्टमर को समझने के लिए कोई रिसर्च करनी है, ये हमारी बिजनेस नीड की सर्विसेज आ जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। हमारी सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। कुछ हमारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट जनरेशन के लिए होती हैं। जैसे आपने कोई प्राइवेट अकेडमीज है, वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो बेसिकली फीस चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करके वो अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो नॉन प्रॉफिट होती हैं, जैसे आप ईदी की एम्बुलेंस सर्विस है। ठीक है, अब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब वहाँ पे जो है वो बस मैक्सिमम अगर कोई चार्ज करते भी हैं कस्टमर से तो इतना चार्ज करते हैं कि उनकी जो कॉस्ट है उनकी कॉस्ट निकल आए उनकी। ठीक है, उनका अखराजात निकल आए। अगर कोई बंदा वो भी नहीं पे कर सकता तो वो उसके बगैर भी जो है ना वो करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी एम्बुलेंस की। ठीक है, और उनका जो सारा मैकेनिज्म है वो उनका चैरिटी भी चलता है उनका। दूसरा जो है वो ऑनरशिप, कि जो सर्विस की जो ऑनरशिप है वो पब्लिक ऑनरशिप है या प्राइवेट ऑनरशिप है। पब्लिक ऑनरशिप से मुराद जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, और दूसरा जो प्राइवेट ऑनरशिप में आ जाते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जिनका मकसद जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर रहा था प्रॉफिट जनरेशन है। तो और इसके अलावा जो है वो पब्लिक से मुराद यहाँ पे गवर्नमेंट है, प्राइवेट से मुराद कोई भी इंडिविजुअल हो सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वो इसमें आ जाते हैं। ओके, अब आपकी जो सर्विसेज हैं, सर्विस की अगर डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले हमने उसकी जो डिस्टिंक्टिवनेस देखी। अब जो है हम उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोग जो देखते हैं। सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स है इसमें वो है इंटेंजिबिलिटी। आपकी जो सर्विस है वो इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल से मुराद ऐसी चीज़ जिसको हम लोग छू ना सकें, जिसको हम लोग पकड़ ना सकें,
ठीक है, जिसको हम लोग टेस्ट ना कर सकें, ठीक है, फिजिकली, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं हमारी इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। हमारी सर्विस जो है वो इंटेंजिबल होती हैं। उसके बाद आ जाता है इंसेपरेबिलिटी। आपकी जो सर्विसेज होती हैं इनमें मोस्ट ऑफ द सर्विसेज, अच्छा बल्कि सब सर्विसेज में सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो उससे अलग नहीं होती हैं। आपकी सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर का दोनों का सेम टाइम पे सेम जगह पे मौजूद होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस, ठीक है। लेकिन गुड्स के चक्कर में ऐसा नहीं था। जब आप फिजिकल आइटम थी ना, तो आपको पता है अब जो मैन्युफैक्चरर है, जो गुड्स प्रोवाइडर है, वो हो सकता है कहीं बैठा हो, जाकर सिंध में बैठा हो, लेकिन चीज़ उसकी नारवल में कंज्यूम हो रही है। तो गुड्स मैन्युफैक्चरर का और गुड्स कंज्यूमर का आपस में एक टाइम में गुड्स कंजम्पशन के टाइम में सेम होना, इकट्ठे होना जरूरी नहीं है, ठीक है, और ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन सर्विस के केस में ऐसा है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है और उसका जो है सर्विस कंज्यूमर जो है, उन दोनों का सेम टाइम में एक जगह होना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है वेरिएबिलिटी। इन सब पॉइंट्स को आगे जाकर थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन भी करेंगे मैं मजीद। वेरिएबिलिटी से मुराद ये है कि किसी भी दो जो आपके कस्टमर हैं उनके लिए हो सकता है सर्विस की जो आउटकम है वो सेम ना हो, एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकती, चाहे बहुत माइनर लेवल का डिफरेंस हो, उसमें वेरिएबिलिटी लाजमी हो जाती है। समटाइम होता है कि जी किसी एक के लिए सर्विस की डिलीवरी का टाइम ज़्यादा है, दूसरे के लिए सर्विस की डिलीवरी का टाइम कम है। किसी एक के लिए जो है ना, आप उसके अंदर वो ऑप्शन ज़्यादा यूज़ करता है, किसी के ऑप्शन जो है दूसरे कस्टमर के लिए आपको कम यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के इसमें है। जैसे अगेन मैं सिंपल एग्जांपल कोट करूंगा। आप कटिंग करवाने जाते हैं, एक बंदा जो है वो बाल और तरह के कटवाता है, दूसरा बंदा बाल और तरह का कटवाता है, ठीक है। अब वो जो बार्बर है, बार्बर तो सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों के लिए सर्विस के अंदर वेरिएशन है। इसके बाद है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी से मुराद है कि आपकी जो सर्विस है वो स्टोर नहीं हो सकती। वो जब सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसको उसी टाइम कंज्यूम करना लाजमी होता है, ठीक है। अगर आप उसको उसी टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपकी जो सर्विस है वो आपकी ऑब्सोलीट होकर खत्म हो जाएगी। यू कैन नॉट स्टोर एंड री यूज द सर्विस, ठीक है। अब इसके इसी के हवाले से जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये बात है कि सर आप जो आप पढ़ा रहे हैं तो ये पीछे लेक्चर रिकॉर्ड भी तो हो रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर को हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब इस केस में मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी जो सर्विस है, मेरी सर्विस आपको लाइव मिल रही है। जो रिकॉर्डेड आप दोबारा सुन रहे हैं उस केस में सर्विस प्रोवाइडर मैं नहीं हूँ। उस केस में आपको जो सर्विस मिल रही है वो सर्विस आपको पावर पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उस केस में सर्विस प्रोवाइडर पावर पॉइंट होगा, उस केस में सर्विस प्रोवाइडर मैं नहीं होगा। मैं जब सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ मैं। लेकिन अगर ये कहीं पे रिकॉर्ड हो रही है तो जिस मैकेनिज्म में रिकॉर्ड हो रही है उस केस में सर्विस प्रोवाइडर जो है वो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, और हमारे एग्जाम्पल में वो पावर पॉइंट है। अच्छा, अब इसमें जहां तक बात थी पहले इंटेंजिबिलिटी की, उसमें कि अगर चीज इंटेंजिबल है और कस्टमर ने हमारी इंटेंजिबल प्रोडक्ट का को एनालाइज करना है, अगर हमारे को गुड्स और कस्टमर ने पहले यूज नहीं की, तो हमारी वो गुड्स को देख के, उसको जो है ना स्मेल करके, उसको जो है ना वो उसकी फिजिकल फॉर्म देख के, पैकेजिंग देख के उससे अंदाजा लगा लेता है कि ये गुड्स जो है ना कैसी हैं, इसको जो है ना वो मेरे लिए सूट करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन एक चीज इंटेंजिबल है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम जो है वो पकड़ नहीं सकते, उसकी क्वालिटी को हम लोग कैसे प्रोडिक्ट करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन हम लोग कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपका जो फिजिकल एविडेंस और आपकी जो प्रेजेंटेशन है, वो आपकी सर्विसेज की कस्टमर सर्विसेज के हवाले से कस्टमर एक्सपेक्टेशन को फॉर्मुलेट भी करता है और इम्पैक्ट उसको उसके ऊपर इम्पैक्ट भी और इफेक्ट भी करता है। जैसे प्लेस, आपकी वो सर्विस जो है वो किस जगह के ऊपर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। जैसे आपने कोई लोगों को स्टे देने के लिए रेस्टोरेंट बनाया, आप वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि लोग आए रहें और चले जाएं। अब अगर तो आप भूरबन जो है पीसी भूरबन के बिल्कुल साथ आपने होटल बनाया, इसका मतलब है पीसी भूरबन के साथ बनाया, तो उसका उसके पाए का होटल है, इसलिए जो है ना वहाँ पे जो है ना पीसी भूरबन के बिल्कुल साथ उन्होंने बनाया, इसका मतलब है ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पीपल, आपके जो लोग हैं, आपके लोगों को यानी आपका जो स्टाफ है, आपके स्टाफ को देख के भी आपकी जो सर्विसेज हैं उनका जो है ना आइडिया लगाया जा सकता है। लाहौर में बड़े बड़े जो है पार्लर्स हैं या ब्यूटी सलून्स हैं, वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो कि ख्वातीन जो फीमेल्स को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो खुद भी एक तो पहली बात वो जो है ना वो तैयार श्यार होकर रहती हैं। उनकी प्रॉपर जो है उनका एक यूनिफॉर्म वगैरह उनका बनाया होता है, चाहे शर्ट्स की फॉर्म में हो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है।
अब वो उनका प्रॉपर जो है ना उनका यूनिफॉर्म बना होता है। इसका मतलब है कि ये जो ब्रांड है अपने लोगों को ट्रेन किया हुआ प्रॉपर उन्होंने, इसका मतलब है कि इनकी सर्विसेज जो है वो अच्छी हैं। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा ब्रांड है जिन्होंने जिनके जो एम्प्लॉयज़ उनको पसीना आ रहा है, ठीक है, मोटे मोटे लोग रखे हुए हैं उन्होंने, ये मोटी मोटी खवातीन रखी हैं तैयार करने के लिए कस्टमर्स को। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर काम नहीं किया हुआ, तो उन्होंने कस्टमर्स को क्या सेटिस्फाई करना है उन्होंने, ठीक है। तो आपकी जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन आपके लोगों को देख के भी होती है। इक्विपमेंट जो आलात आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट आप लोग यूज़ करते हैं, वो जो चीज़ें हैं भी कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशन और सेटिस्फेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। कुछ अगेन मैं पार्लर की एग्जांपल जो है ना कोट करूँगा। कुछ पार्लर्स में आप लोग जाते हैं, वहाँ पे जो है ना रवायती 2-3 3-4 किस्म के ब्रश रखे होते हैं और 3-4 किस्म के जो है ना वो मुँह पे लगाने वाली क्रीम वगैरह रखी होती हैं। लेकिन कुछ पार्लर्स ऐसे हैं, वहाँ पे जाएँ तो आपको वो डिफरेंट किस्म की वहाँ पे मशीनरी मिल जाती है। आपके वो पेडिक्योर के लिए, मैनीक्योर के लिए और आपके जो है ना वो बालों के लिए, उसको डाई करने के लिए वहाँ पे अगर 20 किस्म की मशीनरी पड़ी है, तो आप लोग वहाँ पे जाएंगे, आप लोग वहाँ पे जाके देख के जो आप लोग ये कहेंगे अरे ये तो जो है ना काफ़ी अच्छा जो है ना ये है पार्लर है। इसकी आपको मैं रियल लाइफ एक एग्जांपल दूँ कि 2013 की बात है, 2013 की। मैं इस्लामाबाद में था, तो मैं हमारी यूनिवर्सिटी की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो होती थी वहाँ पे मैरियट में। मैरियट का नाम आपने सुना होगा। हम वहाँ पे गए, तो हमारा एक दोस्त था, दोस्त नहीं था, बैचमेट था, एक पठान था वो, आजकल आउट ऑफ कंट्री है सऊदी अरब में। तो वो जो है ना, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग को जो हो रही थी, हमारी मीटिंग हो रही थी, एनुअल जनरल मीटिंग, मैं वहाँ से उठ के ज़रा वॉशरूम गया मैं। तो मैं गया तो वहाँ पे वो खड़ा ना, तो वॉशरूम में और वॉश बेसिन के पास खड़ा हुआ। मैं उसके पास से नोट किए बगैर मैं वॉशरूम में चला गया। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो अभी भी वहाँ पे खड़ा हुआ वॉश बेसिन के पास। मैंने उससे पूछा, यार इधर क्या कर रहे हो, जा नहीं रहे वॉशरूम में खड़े हो स्मेल में? वो कहते यार मैं वॉशरूम से होके आया हूँ, मुझे ना जी टूटियों से पानी नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही कि ये कैसे जो है ना ये चलनी है, मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ जो है ना वॉशरूम से होके। मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार इसमें इसके टूटी के नीचे हाथ करो, पानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसके अंदर से। कहता है हो, मैं कभी इस बटन को छेड़ रहा हूँ, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी मैं वॉश बेसिन के नीचे घुस के चेक कर रहा हूँ कि जो है ना, तो उसने हाथ के नीचे साथ पानी आ गया। तो बाद में जब वो हाथ वगैरह धो लिए, जब वॉशरूम से बाहर आया, कहता है यार ये तो बड़ी एडवांस किस्म की चीज़ है। तब आप लोगों को अब सब इन चीज़ों को पता होगा, लेकिन अगर किसी बंदा को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वहाँ पे जो जिस किस्म की आपने मशीनरी या इक्विपमेंट या इस तरह की जो चीज़ें यूज़ करते हैं, वो भी आपकी क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। और वो जो ऑटोमेटिकली पानी वाले आने वाली जो चीज़ थी, उससे वो जो दोस्त जो मेरा जो बैचमेट जो है वो बड़ा इंस्पायर हुआ उस चीज़ से, ठीक है। यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर उसने जो है ना इम्पैक्ट किया उस इक्विपमेंट ने। कम्युनिकेशन मटेरियल, समटाइम होता है कि आप जो है किसी अगेन बैंक में गए हैं या किसी आप गए हैं पार्लर पे गए हैं, तो वहाँ पे आप बैठे वेट कर रहे हैं अगर, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के पॉम्फलेट्स पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के मैगजीन्स पढ़ने के लिए दे दिए जाते हैं, जो कि उसी बैंक या उसी पार्लर के जो है ना मुतल्लक होते हैं। तो आपको उस पार्लर के मुतल्लक या उस बैंक के मुतल्लक मजीद इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उसकी जो क्वालिटी है, पेपर क्वालिटी है, जो कलर स्कीम इसके अंदर यूज़ की गई है, वो भी इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कम्युनिकेशन जो मटीरियल है सर्विसेज के लिए, ठीक है। वो अगर समटाइम होता है किसी चीज़ का प्रोसेस बताया होता है, अगर आपने अकाउंट खुलवाना था, आपको ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, पहले आप इस विंडो पे जाएँ, फिर दूसरी पे जाएँ, फिर तीसरी पे जाएँ, ये जो कम्युनिकेशन मटीरियल है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंबल्स, जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं आपकी सर्विसेज के अंदर, जैसे आप जो है किसी अगेन बैंक में गए हैं, तो वहाँ पे एक बंदा आ रहा है, वो सफाई कर के गया, तो वहाँ पे जगह नीचे गीली हो गई, आपने ध्यान नहीं किया तो आप स्लिप हो गए, गिर गए, एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आप वहाँ वो बंदा सफाई कर रहा है, साथ उसने एक येलो से कलर का बोर्ड लगाया हुआ है कि जो है ना वो जगह नीचे से गीली है, तो ध्यान से चलिएगा यहाँ पे। अब वो जो सिंबल वहाँ पे यूज़ किए गए, इसका मतलब है कि ये कस्टमर्स के हवाले से केयर का एलिमेंट अपने जहन में रखते हैं। तो अब इसका मतलब है कि ये अपनी ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर भी काम करते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कस्टमर के माइंड के ऊपर, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। आपको जो बसों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो अच्छी कंपनी की बसेज हैं, मैं नारुल से जो बसेज चलती हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो ब्लाड है वो है, फैसल मूवर्स है, ये जो कंपनीज पाकिस्तान में अवेलेबल है, या क्यू कनेक्ट वगैरह जो कंपनीज हैं, अब इनके अंदर जो एमरजेंसी एग्जिट के लिए पीछे बहुत थोड़ी भी लगी होती है, और वहाँ पे सिंबल्स के जरिए बताया होता है, इसको आपने जो ना ये जो शीशा है इसको तोड़िएगा, तोड़ के यहाँ से निकल जाएगा इन केस ऑफ एमरजेंसी, ठीक है, कोई एमरजेंसी अगर हो जाती है। वो जो सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के ऊपर जो ना असरअंदाज होते हैं। प्राइस, आपकी सर्विसेज की जो प्राइस है वो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट करती है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के ऊपर। अच्छा, एक तो ये सर्विसेज आपकी जो रेट लिस्ट है उससे भी आइडिया हो जाएगा और कस्टमर को कि सर्विसेज कैसी हैं।
इसके अलावा एक और ये भी है कि अगर आप मिसाल के तौर पर मैं बैंक की एग्जांपल लेता हूँ, तो बैंक वहाँ पे अगर लिख के लगाया हो बैंक ने अपने अंदर, अपने वो बैंक के अंदर लिख के लगाया हो कि जितने भी कस्टमर हमारे बैंक के अंदर आते हैं, ठीक है, किसी को भी अपने काम के लिए 10 मिनट से ज़्यादा अगर वेट करना पड़े, ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़े, हम उसके अकाउंट में $5 या $10 ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब है कि बैंकिंग जो है, बैंक वाले जो हैं वो अपनी सर्विसेज और अपने टाइम्स और अपनी एफिशिएंसी के ऊपर उनको इतना एतमाद है कि जो है ना, उनको पता है कि हम किसी भी कस्टमर को 10 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, और इसी बेस पे वहाँ पे लिख के लगा देते हैं, किसी भी कस्टमर को 10 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ा, हम उसके अकाउंट में इतने पैसे जमा करवा दे, हमारी तरफ से गिफ्ट हैं उस कस्टमर के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इंटेंजिबिलिटी के आइटम को डील करते हैं कि चीज़ इंटेंजिबल है तो उसकी क्वालिटी को हम लोग कैसे जो है ना वो डिपिक्ट कर सकते हैं कि कस्टमर उसे अपनी एक्सपेक्टेशन को बेहतर से बेहतर बना सके। अच्छा, अब ये उसी के हवाले से जो है ना वो आपकी आगे कुछ डायमेंशंस भी हैं कि आपकी सेंसरी जो आपकी जो सेंसेस हैं वो भी आपकी इंटेंजिबिलिटी के आइटम को जो है ना वो डील करती हैं इसमें, कि एक आपकी सेंसेस, आपके जो फीलिंग्स उस ब्रांड की तरफ जो उसके इन्वायरमेंट से जनरेट होती हैं, जो बिहेवियर आप उन इन्वायरमेंट के बेस पे जो है ना वो जनरेट करते हैं, जो आपकी इंटेलेक्चुअली आपके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट होता है, ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं ब्रांड एक्सपीरियंस की, जो कि अल्टीमेटली इंटेंजिबिलिटी का जो एस्पेक्ट था उसको डील करते हैं कि इंटेंजिबिलिटी को कैसे टैकल करना है हमने। अब इसमें है कि जी दिस ब्रांड मेक ए स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑन माई विजुअल सेंसेस और अदर सेंसेस, की ये जो ब्रांड है मेरी विजुअल या और जो अदर सेंसेस हैं वो स्मेल की हो सकती है वगैरह, कि जो है ना उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जी ये ब्रांड जो है ना बस सेंसरी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा है। तीसरा ये है कि ये ब्रांड जो है ना मेरी सेंसेस को, मेरे हवास को इतना जो है ना वो अपील नहीं किया इसने। ठीक है, बहुत अच्छा है, सेंसेस की बेस पे दरमियाना है और बिल्कुल अपील नहीं किया। अफेक्टिव, अफेक्टिव से मुराद कि ये इट इज़ अबाउट फीलिंग, दिस ब्रांड इंक्लूड्स फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स, कि ये ब्रांड जो है ना मेरी फीलिंग्स के ऊपर जाकर इसने जो ना पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ठीक है, दूसरा आई डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग इमोशन फॉर दिस ब्रांड, दूसरा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा जो है ना वो फीलिंग्स नहीं है इस ब्रांड के बारे में। तीसरा, दिस ब्रांड इज़ एन इमोशनल ब्रांड। ठीक है, कि ये ब्रांड जो है कि इमोशनली मेरे ब्रांड के साथ डील कर रहा है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं बेसिकली। अब इसमें जो है ना एक ऑप्शन बेस्ट है, एक न्यूट्रल और थोड़ा सा वो कह लें कि जी इतना अफेक्टिव नहीं है, इतना जो है ना वो डिज़ायरेबल नहीं है बिजनेसेस के लिए। ये एक टेबल है जो कि आपकी ब्रांड की इंटेंजिबिलिटी को डील करता है। अच्छा, अब इसमें दूसरा था इनसेपरेबिलिटी का, कि आपकी जो सर्विस हैं, मैंने बताया था कि सर्विस प्रोवाइडर को और सर्विस जो आपका है, सर्विस का जो प्रोसेस है उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनका किसी पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा होना लाजमी है। समटम जो है सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैंने आपको ऑटोमेटिक कार वाश की एग्जांपल दी थी, उसमें सर्विस प्रोवाइडर ऑटोमेटिक कार वाश है, जो प्लांट है, उस प्लांट को और जिस गाड़ी को आपने धोना है उनको एक ही जगह पे होना चाहिए। जब वो एक ही जगह पे होंगे तो फिर ही तो आपकी गाड़ी धुलेगी। अगर पर्सनस की बात करें, अगर कोई बंदा जो, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो हम एक फोरम के जरिए कनेक्टेड हैं आपस में, हम लाइव हैं आपस में। ठीक है, अब ये समटाइम क्लास में भी होती है चीज़, फिजिकल क्लास में भी समटाइम ये चीज़ जो है, अब जैसे हम ऑनलाइन है, एक दूसरे को मैं से डिस्कस कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम इकट्ठे एक जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है, वर्चुअली हम लोग कनेक्टेड हैं हम लोग। आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर और जो आपकी सर्विस है उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। वेरिएबिलिटी का मैंने पहले बता दिया कि हर कस्टमर के हिसाब से उसकी जो सर्विस की आउटपुट है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे भाई के दोस्त हैं, डॉक्टर हैं इधर, वो वजीराबाद में थे पहले, अब गुजरांवाला में उनकी पोस्टिंग हो गई हुई है। आप में से अगर किसी के अजीज़ हैं वो वजीराबाद या गुजरात में रहते हैं, वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जो गुजरात का जो एरिया है वहाँ पे मार धाड़ जो है ना बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे दुश्मनियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे गुजरात का एक कल्चर है, ये चीज़ पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अब कंपैरेटिवली कुछ फ़र्क पड़ गया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पे वो बताते हैं कि जी डेली बेसिस पे ऐसे केस आते थे कि जी लड़ाई के बाद बंदा मर गया, उसकी ना तब ड्यूटी थी कि पोस्टमार्टम वाले सेक्शन में उसकी ड्यूटी थी, उस बंदे की, उस डॉक्टर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब कुछ ऐसे डेड बॉडीज आती थी, ठीक है, और जिनकी डेड बॉडी से हमें 2 3 4 5 गोलियां निकालनी पड़नी थी। वो कहते हैं कि जी मैंने ऐसे पोस्टमार्टम भी किए हुए हैं, कहते हैं ऐसे पोस्टमार्टम भी किए हुए हैं जिसमें मैंने एक डेड बॉडी से 70 गोलियां निकालनी हैं।
70 बुलेट्स फ्रॉम वन सिंगल बॉडी। एक बॉडी से जो है ना, कहते हैं मैंने 70 गोलियां भी निकाली हुई हैं। वो कहते हैं 6 घंटे हमें गोलियां निकालने में लग जाते थे। 6 घंटे बॉडी में से गोलियां निकालने में लग जाते थे। अब एक तरफ 70 गोलियां लगी हैं, एक तरफ जो है 3 या 4 जो 5 गोलियां लगी हैं। अब इनकी जो है वो डॉक्टर की जो सर्विस की जो आउटपुट है इस हवाले से, उसके अंदर ज़्यादा फर्क तो आएगा, फर्क तो है इसके अंदर, ठीक है, वेरिएबिलिटी है इसके हवाले से एक कस्टमर की दूसरे कस्टमर से। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं कि सर्विस क्वालिटी को कैसे जो है ना वो कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला, इन्वेस्ट इन गुड हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसीजर, कि आप अपने जो कस्टमर को, अपने एम्प्लॉयज़ को जब आपने हायर करना है और बाद में आपने जो ट्रेन करना है, इसके अंदर इन्वेस्ट करें आप। इसके अंदर जब इन्वेस्ट करने से मुराद क्या है कि आप उन ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर और तैयार करें, और उसकी जो आपको कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट हों, ठीक है, उनको पता हो कि जो मैंने काम करना मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, उनको काम करना आना चाहिए। कर्टिसी होनी चाहिए उनके अंदर आजिज़ानापन होना चाहिए, रूडनेस नहीं होनी चाहिए उनके अंदर। वो कस्टमर के मुतल्लिक और कंपनी के मुतल्लिक अपना कंसर्न शो करें, यस वी आर कंसर्न विद बेटरमेंट ऑफ कंपनी। उसके बाद है क्रेडिबिलिटी। आपके लोग वो क्रेडिबल होने चाहिए, वो क्रेडिबल से जिसमें ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए कि वो जो वो काम कर रहे हैं वो उतना ही काम करेंगे। वो 9 to 5 जो है वो उनकी ड्यूटी आर, तो वो इसी टाइम के अंदर जो है 9 to 5 के अंदर वो काम करेंगे, और काम करेंगे वो दिल लगा के काम करेंगे, जान नहीं छुड़ाएंगे उसे। रिलायबिलिटी, आप उन पर एतमाद कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्ड करें कस्टमर्स को भी और कंपनी को भी। समटाइम होता है कि कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जो एमरजेंसी में आते हैं, तो वो ये कहेंगे जी नहीं ये तो हमारा काम ही नहीं है, ऐसे नहीं होने चाहिए। वो आपकी जो एमरजेंसी जो इश्यूज हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करें। कम्युनिकेशन, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। दे मस्ट नो हाउ टू डील विद पर्सन विद होम, किस बंदे से कैसा डील करना है उनको ये आना चाहिए उनको। दूसरा है स्टैंडर्डाइज द सर्विस परफॉर्मेंस प्रोसेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उनका ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए कि जी हमारे कौन से कस्टमर को हमने कस्टमर अगर हमारे पास आया, जैसे मिसाल के तौर पे एक होटल में रहने के लिए कस्टमर आया, तो उसमें उसका प्रोसेस क्या है। पहले जी वो आएगा, वो सबसे पहले अपनी एंट्री करेगा, एंट्री करने के साथ जो है ना फिर वो नेक्स्ट फेज में चला जाएगा, जो है डॉक्यूमेंट वो पेमेंट करेगा। पेमेंट के बाद वो जो है ना आप वो अपने रूम में उसको लगेज लेके जाएगा, जो वहाँ पे हमारा वेटर है वो लगेज को लेके जाएगा। उसके बाद उसको वेलकम ड्रिंक दिया जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ आपके पास जितने भी प्रोसेस है उन सबको स्टैंडर्डाइज ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार कस्टमर जो है उसके लिए आपका प्रोसेस डिफरेंट हो, आप कस्टमर की कैटेगरी के हिसाब से आपके प्रोसेस डिफाइन होने चाहिए। मॉनिटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मॉनिटर करना है कि कस्टमर आपके जो सर्विसेज है उनसे सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो यू मस्ट सेटिस्फाई हिम, अगर सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो जो है ना वो आपको जो है ना आपकी अच्छी चीज़ है उसको मज़ीद सेटिस्फाई रखना है। लेकिन ये पता कैसे लगेगा, आप कस्टमर से जब ऑन एंड ऑफ पूछते रहेंगे कि भाई जो है ये आपको हमने ये फलां सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, आप इसके बारे में अपना फीडबैक दें। जो लास्ट आइटम थी हमारी पेरिशेबिलिटी को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो सर्विस आपकी जो है वो स्टोर नहीं हो सकती, जिसको आपने सेम टाइम इसको कंज्यूम करना है। आपने जब सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, अगर आप नहीं करेंगे तो सर्विसेज आपकी जो है वो आपकी डिस्कार्ड हो जाएंगी और ज़ाया हो जाएंगी। अच्छा, ये पेरिशेबिलिटी के हवाले से ये वाला एक चीज़ है कि समटाइम होता है कि आपकी जो सर्विस पेरिशेबल है, तो समटाइम एक सर्विस की डिमांड ज़्यादा है, या समटाइम एक सर्विस की सप्लाई अवेलेबल है लेकिन उसको कंज्यूम नहीं किया जा रहा। तो इस पेरिशेबिलिटी को हम कैसे डील कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहले इसमें हमारी आ जाती है डिमांड साइड या कस्टमर साइड से, कि हमने कस्टमर की डिमांड को मैनेज करना है। तो उसमें यह है कि पहले आ जाता है डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसेस को हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। इसमें कहते हैं कि जी जब आपको लगे कि आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके जो है वो सर्विस प्रोवाइड करने की कैपेसिटी कम है उसके पास किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन उस टाइम में उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अब ऊबर या क्रीम है, ऊबर या क्रीम जो है उनके पास नंबर ऑफ शाम के ऑफिस आवर जब छुट्टी होती है, तो अब अचानक जो है ना गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाती है। हर तरफ से गाड़ियों की डिमांड आ रही है, इधर भी गाड़ी चाहिए, इधर भी गाड़ी चाहिए, इधर भी गाड़ी चाहिए। अब गाड़ियाँ कम हैं, तो वो इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं कि लोग जो है अभी फ़ौरन निकलने की बजाय 6 बजे निकलने की बजाय 8 बजे निकल जाए, 9 बजे निकल जाए।
वो क्या करते हैं, वो उसको ना, जो जिन्होंने वो सर्विसेज यूज़ की हैं वो क्लेम की, वो जानते हैं कि वो पीक आवर लगा देते हैं। पीक आवर से मुराद क्या चीज़ है, वो अपने रेट इंक्रीज़ कर देते हैं कि ये पीक टाइम है, पीक टाइम में हमने रेट ज़्यादा चार्ज करना है। फिर वो लोग जो ज़्यादा पे नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, वो कहते हैं मैं 1 डेढ़ घंटा वेट कर लेता हूँ, 1 डेढ़ घंटे बाद इनका जो वो पीक आवर है वो ख़त्म कर देंगे, नॉर्मल रेट्स के ऊपर आ जाएंगे ये वाले। ठीक है, तो आप इसमें करते क्या हैं, अपने जो पीक आवर से कस्टमर को थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं नॉन पीक आवर की तरफ। ठीक है, जिस टाइम में डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप उतना सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, और ज़्यादा सर्विसेज की पेरिशेबिलिटी के मतलब चीज़ है ये वाली, तो आप कस्टमर को जो है ना वो उधर उधर जो है ना वो मूव कर दें उसकी तरफ, नॉन पीक आवर की तरफ। दूसरा नॉन पीक डिमांड। अब ये भी चीज़ है कि अगर हमारी नॉन पीक जब डिमांड है, यानी कि ऐसे टाइम जिसमें हमारी हमारी ब्रांड की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो हम उसमें कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें। इसकी मैं एग्जांपल दूं कि मैकडोनल्ड है या केएफसी है। अब उसमें जो है अक्सर जो लोग उनके जो बर्गर्स वगैरह हैं वो कब खाते हैं, वो दोपहर या उसके बाद खाना स्टार्ट करते हैं। सुबह मॉर्निंग में कोई नहीं खाता, तो उसका मतलब मॉर्निंग में मैकडोनल्ड जो है वो उनके पास मॉर्निंग खाली रहेगा, उनके पास उतने आएंगे। इसका फिर ये करते हैं कि हम मैकडोनल्ड जो है कि मॉर्निंग में हम बर्गर्स वगैरह की बजाय हम लोग ब्रेकफास्ट, मैकडोनल्ड का मैक ब्रेकफास्ट जो है हम उसमें कॉफ़ी आ सकती है, उसमें और किस्म के जो है ना वो मफन्स वगैरह आ सकते हैं, कि हम लोग वो चीज़ें जो है ना प्रोवाइड करते हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट जो है ना वो प्रोवाइड करने का प्लान करते हैं। अब क्या किया कि जी नॉन पीक जो आवर था, जो टाइम था, उसके अंदर हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी कि हम अपने नॉन पीक की जो डिमांड है उसको भी मैनेज कर सकें। कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे जो है वो, अगेन आपको एग्जांपल दूं। अब रिसेंटली जो है मुझे एक जो है ना फैमिली के साथ एक जगह जाना पड़ा मुझे, एक हॉस्पिटल किसी काम की वजह से। और वहाँ पे ये था कि जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर से फर्स्ट टाइम हमारी इंटरेक्शन थी, चेकअप था। अब डॉक्टर को चेक करवाने से पहले डॉक्टर ने अपनी एक असिस्टेंट रखी हुई थी। ठीक है, वो असिस्टेंट क्या करती थी, वो पेशेंट की हिस्ट्री लेती थी। अब वो कहते हैं कि जितना टाइम डॉक्टर ने पेशेंट की हिस्ट्री लेने में लगाना है, हम हिस्ट्री लेने के लिए कि जी आपके साथ क्या क्या मसला है, आपको अगर मिसाल के तौर पे जो है ना आपको बाजू में पेन है तो कब से है, क्यों, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो पहले कस्टमर की हिस्ट्री ले लेते थे। ठीक है, कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं पहले या नहीं ले रहे, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह। अब उसका क्या होता था, वो जो कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज से क्या होता था कि जी आपको डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता, और डॉक्टर जो कस्टमर को यानी उसके जो पेशेंट है उसके कस्टमर है उनको फटाफट जो है ना वो फारिग कर लेता है। ठीक है, इस तरह की कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज आप लोग जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं। या अगर डॉक्टर्स की क्लिनिक पे बैठे सब लोग वेट कर रहे हैं, तो आप सबको एक कोई जूस या कोई ऐसी चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह की कम्प्लीमेंट्री आइटम्स जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि जी आप वेट कर रहे हैं, वेटिंग के दौरान आप लोग ये चीज़ ले लें। ये डिमांड साइड को मैनेज करें ताकि कस्टमर जो है आए ना हो, छोड़ के चलाना चाहे। और जो दूसरी चीज़ है वो है रिजर्वेशन सिस्टम, कि आप पहले रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट लें ताकि आपको पता हो कि किस दिन मेरी बारी आ रही है, किस दिन मेरी बारी नहीं आनी। ये एचईसी में होता है, अगर किसी का एचईसी से पड़ा हो तो एचईसी अब अगर आप डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं तो आप ऑनलाइन उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आपको 15-20 दिन 1 मंथ बाद को पता लगता है कि फलां दिन आपकी बारी आनी है। वही ना कि अगर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होगा तो आप जाएंगे तो पता लगे राशि इतना है, तो आ जाए तो आपकी बारी नहीं आ रही। लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम की मौजूदगी में ऐसा मसला नहीं होता। सप्लाई साइड पे कैसे मैनेज करना है अपने पेरिशेबिलिटी को, वो है कि जी आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं वो हायर कर लें। आप लोग जो है जैसे रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बाद पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़, वेस्ट में बहुत कल्चर है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो वहाँ पे लोग पढ़ने गए होते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से, वो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ कर लें कि जो उसके जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बाद भी जो कस्टमर आने हैं उनको हम लोग पार्ट टाइम एम्प्लॉय से मैनेज कर सकें। पीक टाइम एफिशिएंसी। पीक टाइम एफिशिएंसी में ये चीज़ है कि आप जो है जब पीक आ रहा हो, जब रश बहुत ज़्यादा हो या ऐसी कोई सूरत हाल हो, तो आप ऐसा करें कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बताएं कि सिर्फ वो ज़रूरी काम करें, ज़रूरी काम करें। ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप लोग उनको स्किप कर सकते हैं अंदर से। ठीक है, अब इसमें जो है इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, इसमें ये आता है कि जैसे मैंने अभी होटल की एग्जांपल दी थी कि वहाँ पे कस्टमर जाकर अगर रहना चाह रहा है तो वहाँ पे अगर वो रहेगा तो रहने के लिए आप उसको वेलकम ड्रिंक देंगे। अब वेलकम ड्रिंक जो है वो कम्प्लीमेंट्री सर्विस थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। आपको पता है कि रश बहुत है, नीचे मेरा वेट किया जा रहा है, वेटर को अगर पता है तो वो जो है ना वो वेलकम ड्रिंक उसको नहीं देगा। उसको जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको बस सामान वहाँ पे छोड़ के वापस आ गया, अब उसके दरमियान में से एक चीज़ स्किप कर दे। ठीक है, ये किया जा सकता है पीक टाइम एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। इंक्रीज कस्टमर पार्टिसिपेशन। अगर रश ज़्यादा है या पीक टाइम है तो आप कस्टमर की पार्टिसिपेशन को आप जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे,
पहले ये था कि जी बैंक में गए तो आप जब वो कस्टमर का फॉर्म सारा खुद फिल कर रहे थे, लेकिन अब रश ज़्यादा तो आप कहेंगे सर ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप फिल करते हैं, कस्टमर पढ़ा लिखा तो फॉर्म फॉर्म खुद फिल कर लेगा। जितने टाइम में उसने फॉर्म फिल करना है उतने टाइम में आप किसी और कस्टमर को भुगता लेंगे, ठीक है, सप्लाई आपकी जो है ना वो प्रॉपर बनी रहेगी। शेयर्ड सर्विसेज, आप यहाँ का किसी और ब्रांड के साथ मिलकर सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो सर्विसेज कौन से प्रोवाइड कर सकते हैं आप किसी ब्रांड के साथ मिलके, जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से कोई टास्क मिला है कि ये हमें 10 दिन के अंदर फलां फलां काम चाहिए, आपको पता है 10 दिन के अंदर तो मेरे अकेले से मैनेज नहीं होगा मुझे, तो फिर आप किसी और कंपनी को कहते हैं यार मेरे अकेला करूँगा तो 20 दिन लग जाएंगे, मुझे ऑर्डर बड़ा मिल गया तो आप दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, तो मिलकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये शेयर्ड सर्विसेज में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल दूं आपको मैं, जैसे अब वो शादियों के फंक्शन पे आप अगर इवेंट आप जो है वो डेकोरेटर हैं, आप डेकोरेट करते हैं, लेकिन उनको जो है ना म्यूजिक भी चाहिए, ठीक है, उनको जो है ना कैटरिंग वाला भी चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि मैं पूरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बना लेता हूँ जिसमें मैं डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को लेके जो है ना एक शेयर सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। फैसिलिटेट फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, आप ये देखें कि हमारी डिमांड ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रही है तो हमें सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो इस केस में फिर आप ये करते हैं कि फ्यूचर एक्सपेंशन को जो है ना वो ध्यान में रखें। जैसे डिफरेंट किस्म के पार्क्स होते हैं, ये डिफरेंट वो क्या करते हैं, उन्होंने साथ में एक्स्ट्रा जगह लेकर रखी होती है जिसको अभी वो यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन उनको पता है कि मुस्तकबिल में हमें ज़रूरत पड़नी है, तो वो उसकी एक्सपेंशन करने के लिए हमें जगह चाहिए होगी, तो हम अभी से परचेज करके रख लेते हैं। इसकी जैसे लाहौर में सफारी पार्क है, ऐसी जो चीज़ें उनको पता है कि मुस्तकबिल में हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़नी है, तो वो मुल्क का आपको 10 15 20 एकड़ जो है ना वो लेकर रख लेंगे, कल को अगर एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ी तो हम उसको एक्सपैंड कर लेंगे ताकि हमारी सर्विसेज के अंदर कोई इशू ना आए, ठीक है।